Hello everyone and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द 5-year plans. सर, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ वेरी बोरिंग टॉपिक. बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग क्लासेस होती हैं. बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इंडियन इकोनॉमी को आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दें. अब सर, इंटरेस्टिंग कैसे होगा? इंटरेस्टिंग होगा हमारे कुछ ग्राफिक्स से और हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन से. तो चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे 5-year plans के बारे में. When we are talking about 5-year plans, हम लोग को ध्यान किस बात का रखना है? What is 5-year plan? 5-year plan के अंदर हम लोग बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में. अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स जब एक सेंट्रल अथॉरिटी कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज और अपने टारगेट्स को सेट कर देती है, तो उसका पहला काम क्या है? अपने टारगेट्स को सेट करना. और उसका दूसरा काम क्या है? अपनी उन्हीं टारगेट्स को पूरा करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना. अब ये प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जब फ्रेम करे जाते हैं तो ध्यान इस बात का रखा जाता है कि हम लोग हर चीज को रैशनली मैनेज करें. व्हाट इज रैशनल मैनेजमेंट? रैशनल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सिर्फ दो चीजों को देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए और सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने और क्या हो, विद सोशल जस्टिस होना चाहिए. मतलब सोशल वेलफेयर और जीडीपी ग्रोथ दोनों साथ साथ काम करें. ये मेन काम होता है हमारे एक सेंट्रल अथॉरिटी का. अब अगला पॉइंट आता है कि आखिर ये सेंट्रल अथॉरिटी है कौन? इंडिया में 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया. इस प्लानिंग कमीशन को बनाने वाले थे हमारे प्रोफेसर मोहन बिस. इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्लानिंग कमीशन को बनाया और इनका टारगेट था कि इंडिया की ग्रोथ को हर 5-5 साल में डिवाइड करा जाए. एवरी 5 ईयर हम लोग अपने प्लान्स को रिवाइव करें, उसको दोबारा से यूज करें और ये देखें कि हमने पिछले प्लान्स में कितना अचीवमेंट करा और कितना हमारा फेलियर हुआ और उन्हीं फेलियर्स को हम लोग को फिर से ठीक करना है. हालांकि साल 2015 में मिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया. कुछ चीजों में भी चेंज करा गया, पर अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है कि किन किन चीजों में चेंज करा गया. जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की प्लानिंग के बारे में, तो इंडिया ने जो कोर्स अडॉप्ट करा वो था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जब हम लोग कई चीजों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं. अब समझने वाली बात यह कि इंडिया को कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की आखिर जरूरत पड़ी क्यों? किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसके दो पार्ट हम कर सकते हैं. जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है हमारे इकोनॉमिक स्पेयर्स का. इसके अंदर आता है हमारा एग्रीकल्चर, हमारा ट्रेड, हमारा कॉमर्स, हमारी बाकी चीजें. सेकेंडली जो हमारे पास स्पेयर आता है वो आता है हमारा सोशल स्पेयर्स. इसके अंदर हमारे सामने आते हैं हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन, हमारा जो भी बाकी सिस्टम चल रहा है, मतलब वो चीजें जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं. इंडिया को इन दोनों चीजों का ख्याल रखना था क्योंकि इतने टाइम की हमारे कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारी कई चीजें हमारे हाथ से छूट गई थी. अगर मैं इसी पॉइंट पर आगे बढ़ूं तो हम लोग जरा बात करते हैं कि आखिर आज़ादी के बाद, मतलब जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उसकी सिचुएशन क्या थी. जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके दो मेन फीचर थे. पहला था वो बैकवर्ड था, दूसरा था वो स्टैग्नेंट था. बैकवर्ड मतलब पिछड़ापन, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी. स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई. तो देखिए दो बातें आ जाती हैं. सबसे पहले तो इकोनॉमी बैकवर्ड है, मतलब हम लोग पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं, बाकी दुनिया के देशों से हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं. दूसरा स्टैग्नेंट है, मतलब हम लोग आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, जहां हैं वहीं पर ही हम लोग रुक गए हैं. तो इसके लिए हमारे सामने इसके की फीचर क्या आते हैं? सबसे पहले तो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी का की फीचर होता है कि वहाँ पर आउटपुट लेवल बहुत ही लो होता है. लो आउटपुट लेवल मतलब प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है. अब देखो, प्रोडक्शन और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. कैसे इकट्ठे रिलेट कर रहे हैं, जरा इस बारे में बात समझते हैं. अगर किसी इकोनॉमी के अंदर लो लेवल ऑफ आउटपुट है तो उसका मतलब है वहां पर इनकम जनरेशन भी कम होगा. कैसे? बिकॉज देयर विल बी लो एम्प्लॉयमेंट. अगर इनकम जनरेशन कम है तो वहां पर लोगों की इनकम कम है तो वहां पे लोगों की डिमांड भी कम होगी. डिमांड कम है तो फिर क्या कम हो जाएगा? फिर से डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? प्रोडक्शन पे. तो ऐसी इकोनॉमी बैकवर्ड तो है ही और ये इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी हो जाती है, मतलब ऐसी इकोनॉमीज फंस भी जाती हैं, ऐसी इकोनॉमीज आगे बढ़ भी नहीं पाती. जो सेकंड पॉइंट था वो होता है लो प्रोडक्टिविटी. नाउ व्हाट इज लो प्रोडक्टिविटी? इसका मतलब है हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी भी बहुत पीछे है
और पर हेक्टेयर हम लोग एग्रीकल्चर में भी पीछे हैं, हम लोग बाकी चीजों के प्रोडक्शन भी पीछे हैं। तो प्रोडक्शन कम होना मतलब आउटपुट बन नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी कम होना मतलब आउटपुट को बढ़ाने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास कम है। जरा दोनों बातों को फिर से समझना, प्रोडक्शन कम है मतलब चीजें बनती कम है, प्रोडक्टिविटी कम है मतलब चीजें बनाने की कैपेबिलिटी भी पहले से क्या है, कम हो चुकी है। तो ऐसी इकोनॉमी बैकवर्ड भी रहेगी और स्टैग्नेंट भी रहेगी। चलो आगे बात करते हैं। इसी के लिए इंडियन इकोनॉमी ने क्या करा, इंडिया की गवर्नमेंट ने ईयर 1950 से ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग को एक प्लानिंग का रिकोर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। चलो अब जरा इस बात को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। हमारा यहाँ पर मेन फोकस है कि हम लोग अवॉइड करें फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को। नो, व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस? इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट एक मिनिमम इंटरफेरेंस करती है डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीजों में, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस है मतलब गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई दोनों को ही मार्केट के हवाले कर देती है। ऐसे पॉइंट पर होता क्या है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही हाई प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, वो प्राइसेस को हाई कर देते हैं। उन्हें पता है अगर डिमांड आएगी तो हम सप्लाई करेंगे पर हम ज्यादा पे करेंगे। हालांकि ऐसी इकोनॉमीज के अंदर प्राइस अपने डिटरमिन हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस है, लेकिन ऐसी इकोनॉमीज के अंदर जो पूरा सेक्शन है उन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। काफी ज्यादा पिछड़ जाता है हमारा पूरा सेक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो तो सिर्फ अमीर के लिए बना रहा है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रह ही नहीं रहा। यूजुअली ये जो मॉडल है हमारा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फॉलो होता है, पर इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बनना था। हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये डाउट आए कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो बहुत डेवलप होती है, तो इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं बना? उसका सिंपल सा रीजन ये है जो मैंने अभी आपको बोला, हम बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थे, मतलब हमारे यहाँ पर डिमांड थी ही नहीं। जब डिमांड थी ही नहीं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन के करोगे भी क्या? प्रोड्यूसर तो तभी बनाएगा ना जब डिमांड हो, और अगर डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर बनाएगा क्यों? इसीलिए गवर्नमेंट को खुद पहले डिमांड क्रिएट करनी पड़ी। सर डिमांड कैसे क्रिएट होती है? ये डिमांड क्रिएट होती है जब हमारा एक प्रोड्यूसर सिंपली क्या करे, बनाना शुरू कर दे बिना ये सोचे कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये कैसे हो सकता है? कोई प्रोड्यूसर इतना बेवकूफ क्यों होगा? जी प्रोड्यूसर नहीं, यहां पर रोल आता है हमारे गवर्नमेंट का। जी हाँ, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, वो खुद से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है। सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है और इन्वेस्टमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब लोगों की डिमांड नहीं है तो उनके हाथ में पैसा दे दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, पैसा दिया, जहां जहां इनकम बढ़ी वहां वहां डिमांड भी बढ़ी, और जब डिमांड बढ़नी शुरू होती है तो कई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी इस खेल में उतर आते हैं। अब हम बात करनी शुरू करते हैं हमारी प्लानिंग के बारे में। हमने बड़ी देर से हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। मैं प्लानिंग के आपको दो फॉर्म्स पे ले जाता हूँ। प्लानिंग का जो हमारा पहला फॉर्म होता है वो होता है हमारा डायरेक्टिव प्लानिंग। नो, व्हाट इज डायरेक्टिव प्लानिंग? इसके अंदर कहीं पर भी हमारे किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी, अब ध्यान रहे जो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी, तो इसका मतलब है या तो सरकार डायरेक्टली या सरकार के द्वारा अपॉइंट करी गई, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करी गई कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कहीं भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में नहीं आती है किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, तो मेरा मतलब है वो पार्टिसिपेट तो करेंगे बट पीछे से। फ्रंट पे गवर्नमेंट का कहीं कोई कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट मार्केट को खुला छोड़ देती है। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, जो भी चीज है वो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, हर चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी। तो ऐसी इकोनॉमीज के अंदर, खासकर जब मैं कहता हूँ डायरेक्टिव प्लानिंग जो इकोनॉमीज फॉलो करती हैं, इनके अंदर सबसे पहले तो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, रेलवे, एयर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस हैं, वो भी सरकार के हाथ से हटाकर किसके हाथ में दे दी जाती हैं, डायरेक्टली प्राइवेट के हाथ में। हालांकि कुछ चीजें लाइक न्यूक्लियर या आर्मी, डिफेंस, ये सब जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। अब ये इकोनॉमीज यूजुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो वहां पर क्या कौन सी प्लानिंग फॉलो होगी, हमेशा डायरेक्टिव। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर, एक ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक और सोशल दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसी इकोनॉमीज हमेशा रैशनल मैनेजमेंट को फॉलो करती है, मतलब ग्रोथ और सोशल जस्टिस को साथ साथ चलाना होता है। ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है या सेंट्रल अथॉरिटी का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। यूजुअली इन इकोनॉमीज में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल जो होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है, उतना रोल जितना गवर्नमेंट चाहेगी। जहां पर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी वहां पर इनका रोल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इकोनॉमीज यूजुअली मिक्स्ड इकोनॉमीज या फिर हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमीज बन जाती हैं। बेसिकली ये होती तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, पर एक इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसने इन दोनों प्लानिंग के बीच में चलने की कोशिश करती है। तो इसी पॉइंट पे हम बात शुरू करते हैं हमारी कितनी तरह की इकोनॉमीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने इकोनॉमी आती है वो आती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन सेकेंडली आती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्डली हमारी आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो चलो जरा बात करनी शुरू करते हैं हम लोग इन्हीं तीनों इकोनॉमीज के बारे में। बात शुरू करते हैं हम लोग हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, और इस इकोनॉमी का जो बेसिक फीचर है वो क्या है, सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब वो चीजें जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज ये कौन ओन कर रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे, अब इंडिविजुअल्स मतलब जितने भी लोग हैं, भले वो कंज्यूमर हो भले वो प्रोड्यूसर हो, वो फ्री हैं अपने सारे डिसीजंस को लेने के लिए। मतलब क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे रहना है, सब कुछ इंडिविजुअल खुद डिसाइड करते हैं बिना गवर्नमेंट से पूछे। अब ये इकोनॉमी तो बहुत अच्छी लगी, हालांकि इसके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं। जरा पहले बात शुरू करते हैं मेरिट के बारे में। पहला मेरिट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। हर कोई अपना अपना भला सोच सकता है, सरकार नहीं बताएगी क्या अच्छा और क्या बुरा, सब अपना अपना भला खुद सोचेंगे। सेकंड जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट्स आर ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड, यहाँ पर जितना चाहो उतना पैसा कमा लो। कहते हैं ना, जैसे अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल लूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर कोई कुछ भी बन सकता है, तभी तो उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, कोई कितना भी पैसा कमा सकता हो। देन थर्डली जो बात आती है वो आती है जीडीपी ग्रोथ। ऐसी इकोनॉमीज के अंदर प्रोडक्शन लेवल बहुत ही हाई होते हैं, तभी यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ऑन एन एवरेज ज्यादा होता है बाकी देशों के कंपेरेटिवली। बट इसका एक डीमेरिट भी है। अब सर इसमें डीमेरिट क्या हो सकता है, सब कुछ तो बहुत अच्छा था, एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट है। वो डीमेरिट है ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहाँ पर सोशल जस्टिस को पूरा नहीं किया जाता। सर व्हाट इज सोशल जस्टिस, यहाँ पर अमीरी गरीबी का फर्क, मतलब इनकम की स्क्यूनेस बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर या तो आप अमीर हो गए या आप गरीब हो गए, तो यहाँ पर पूरे सेक्शन को जी हाँ इग्नोर करा जाता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हाट दे शो यू इन योर हॉलीवुड मूवीज, सब कुछ वैसा नहीं है। ऐसे देशों में भी गरीबी है, हालांकि हमें दिखाई नहीं पड़ती। अगली इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ये हमारी इकोनॉमी है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो नाम से बहुत अच्छी लगती है, पर इसमें कुछ कमियां हैं। जरा हम बात शुरू करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप है, किसकी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। कैपिटलिस्ट में क्या था, कैपिटलिस्ट में खाली इंडिविजुअल ओन करते थे, बट यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप है। व्हाट इज कलेक्टिव ओनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मिलकर ओन करते हैं। तो सर क्या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, जी नहीं, सिर्फ कहने को। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कब क्या मिलेगा, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे टी शर्ट पहननी है तो सरकार बोलेगी नहीं नहीं टी शर्ट बनेगी नहीं पूरे देश में, शर्ट पहनो या कुर्ता पहनो, हम तो दो ही चीजें देंगे। जी हाँ ये पॉसिबल है, और ऐसी इकोनॉमीज दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, प्योरली इस फॉर्म पे नहीं, बट हाँ कुछ हद तक। ऐसी इकोनॉमीज के अंदर एक और बात क्या होती है, यहाँ पर जितने भी डिसीजंस हैं, जो सेंट्रल डिसीजंस हैं, वो गवर्नमेंट या उसकी सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सर कुछ एग्जांपल्स ऐसी इकोनॉमी के बारे में देखो। प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी तो आखिरी थी यूएसएसआर, जिसको आप रशिया के नाम से आज जानते हो। सोवियत यूनियन, उसके टुकड़े हो गए तो सोवियत यूनियन खत्म हो गया, लेकिन आज भी इसकी एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। रशिया आज भी एक सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो करता है, सेम गोज फॉर चाइना, सेम गोज फॉर नॉर्थ कोरिया एंड सेम गोज फॉर क्यूबा। ऐसी इकोनॉमीज आज भी सोशलिस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करती हैं। हम सोशलिस्ट की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, ये एक चॉइस पर आता है उस देश की कि वो क्या फॉलो करना चाहते हैं और क्या फॉलो नहीं करना चाहते हैं। चलिए जरा बात शुरू करते हैं हम लोग इसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में, क्या फायदा या क्या नुकसान है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर इक्वालिटी रहती है, बराबरी है, हर कोई साथ साथ रहना चाहता है। अमीरी गरीबी का फर्क देखने को नहीं मिलता किताबों में। क्या मैंने बोला, किताबों में, कहने की बात है। पॉसिबल ही नहीं कि सब एक जैसे हो जाए, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो होता है सोशल जस्टिस का। कहा जाता है इक्वालिटी है तो सोशल जस्टिस भी है, मतलब सबको उनका हक मिलेगा।
ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया। अगर हम इसके डीमेरिट के बारे में बात करते हैं तो डीमेरिट आता है सबसे बड़ा लो जीडीपी ग्रोथ। प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और इसी वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी गिरने लग जाता है। सर चाइना में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना कहने की सोशलिस्ट है। वैसे तो चाइना एक तरह की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में धीरे 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 कन्वर्ट हो ही रही है। वहाँ की गवर्नमेंट सोशलिस्ट सोच रखती है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट भी करते हैं। चलो आखिरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ये है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम फॉलो करते हैं। कौन? इंडिया। ये एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कलेक्टिव ओनरशिप एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट कुछ एरियाज को कंप्लीटली प्राइवेट के हाथ में छोड़ देती है कि आप ही यूज करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसी इकोनॉमीज के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल जस्टिस दोनों को फॉलो करा जाता है, मतलब दोनों चीजें साथ साथ काम करेंगी। क्या फायदे क्या नुकसान है? जी सबसे पहले तो होता है मेरिट। जितने भी मेरिट कैपिटलिस्ट में थे, जितने भी मेरिट सोशलिस्ट में थे, दोनों कंबाइन कर दो, दोनों के फायदे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रॉफिट प्रायोरिटी पे हमेशा नहीं रखा जाता है। सर कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, बहुत छोटी सी बात है। मान लो आपको एक से दूसरे पॉइंट पर जाना है इंडिया के अंदर, तो आप क्या करोगे? सर बहुत रास्ते हैं, मैं बाय एयर भी जा सकता हूँ, मैं बाय ट्रेन भी जा सकता हूँ, मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ। तो सरकार आपको यहाँ सारे फायदे देती है। बाय एयर जाना है, पैसा है, बहुत प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी फ्लाइट में बैठ के चले जाओ। पैसा नहीं है, एयर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो रेलवे जो कि कंप्लीटली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, मतलब 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, उसको प्रोवाइड करा गया। और उसमें भी क्लासेस बना दिए गए। फर्स्ट एसी से लेकर हमारा जनरल क्लास तक, मतलब जैसे जाओ वैसे चले जाओ। ये फायदा मिलता है हम लोग को हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में कि सबका ध्यान रखा जाने की कोशिश करी जा रही है। हम एक गैप क्रिएट करते भी हैं तो उसको भी पूरी रिस्पेक्ट रखते हैं। इसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करा जाएगा। कई एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, पर गवर्नमेंट अक्सर एक सीलिंग लिमिट लगा देती है जहां उन्हें लगता है आप अनयूजुअल प्रॉफिट्स कमा रहे हो। मतलब दे ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर प्रॉफिट्स कि आप अनयूजुअल प्रॉफिट्स ना कमाओ। सर एग्जाम्पल, बेटा आप ध्यान से अगर सोचो बात को, तो आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट पैक जिसके थ्रू आप इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, पहले इंडिया में सिर्फ बीएसएनएल था, उसके बाद कई प्राइवेट कंपनीज आ गई, बट गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना दिया ट्राई, जिसके अंदर ये इंश्योर करा गया कि कोई भी कंपनी अनयूजुअल कॉल चार्जेस ना ले, एक फेयर कंपटीशन बना रहे। कुछ केस स्टडीज हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं आने वाले टाइम से आप पे वो वाली केस स्टडीज में आपसे साथ जरूर डिस्कस करूँ। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है? डीमेरिट्स का। इसमें क्या डीमेरिट है? सबसे पहले तो करप्शन। जी हाँ, सबसे ज्यादा इन इकोनॉमीज के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है ही प्राइवेट पर, और प्राइवेट को छूट भी बहुत मिली हुई है, तो करप्शन तो डिपार्टमेंट से फैलता ही है। दूसरा है लो एफिशिएंसी। जितना भी सरकार के हाथ में काम जाता है वो एरिया उनके लिए 100% रिजर्व हो जाते हैं, तो एफिशिएंसी तो कहीं ना कहीं कम हो ही जाती है। तो यहाँ तक कि हमारी बात की फाइबर प्लानिंग पे हमने आज काफ़ी बातें करी। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।